तो दोस्तों शुरुआत में हम काफ़ी सारी कारों का आता हुआ देखते हैं जहाँ पे वो आकर रुक जाती है और उस प्लेस में एक लड़का निकलता है जो कि उस पैलेस का प्रिंस था और उसका नाम योगिट था। उसका सिक्योरिटी उससे रिमाइंडर कराता है कि आज आपकी शादी है और आपको अपनी ब्राइड को पिक करने के लिए जाना है। तभी योन अपने कोट का ब्रोच निकाल देता है और अपने सिक्योरिटी से कहता है इससे प्रोजेक्ट की फंडिंग 10 मिलियन है तो हमको कोई भी डील नहीं कर सकते हैं। और फिर जब वो अपनी कार में बैठ जाता है तो सिक्योरिटी उसे कहता है ब्राइड बैंकेट में नहीं है तो आपको ही उन्हें लेने जाना होगा। सिन कहता है यैन फैमिली में हमेशा बिजनेस वेडिंग होती रही है तो कोई भी इसमें चौंकाने वाली बात नहीं है। ये कहकर वो अपनी कार की विंडो ओपन कर लेता है। दूसरी तरफ यहाँ पर सू टैंक को दिखाया जाता है जिसने रेड कलर की वेडिंग ड्रेस पहन रखी होती है। वो रो रही होती है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा और खुद के बारे में बताते हुए कहती है कि मैं सू फैमिली की एडॉप्टेड डॉटर हूँ और उन्होंने मुझे 20 साल तक पाला है और सिर्फ 1 लाख योन के गिफ्ट के लिए मुझे वो फोर्स किया जा रहा है कि मैं 50 साल के मैन से शादी कर लूँ। तभी वहाँ पर यूज आ जाती है और कहती है सिस्टर आप उस आदमी की एज मत देखो, ये देखो कि वो यन फैमिली का सिक्योरिटी गार्ड है। यन ग्रुप तो इस दुनिया का सबसे लार्जेस्ट फाइनेंशियल ग्रुप है। फिर शू टैंक के गाल टच करते हुए कहती है ये कितना अच्छा होगा, आप अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर पाओगी। तभी वहाँ पर टैंक की स्टेप मदर आ जाती है और कहती है वो वैसे आदमी तो सिक्योरिटी गार्ड है। उसके हाथ से फ्लावर्स लेकर कहती है कि ये फ्लावर्स भी गोल्डन के बने हुए हैं। तुम इस बात से अंदाजा लगा सकती हो कि वो कितना ज़्यादा दिलदार और पैसे वाला है। तभी वहाँ पर टैंक की ग्रैंड मॉम आ जाती है और वो रोते हुए कहती है टैंक तुम शादी नहीं कर सकती हो। इसके पास आकर वो रो रही होती है और टैंक भी उनको देखकर रोना शुरू कर देती है और कहती है अगर टैंक तुमने ये शादी कर ली ना तो तुम्हारी लाइफ तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ 1 लाख योन की तो बात है, मैं बाहर जाकर काम कर लूँगी और उसके पैसे रिटर्न कर दूँगी। जब ग्रैंडमा ये बात रोते हुए कह रही होती है तो टैंक उनके आंसू पोंछती है और ग्रैंडमा कहती है ये सब मेरा ही फॉल्ट है। सोचती अगर मैं कोई भी स्टेप उठाती तो ये ग्रैंडमा का यूज करेंगे मुझे थ्रेट करने के लिए। फिर वो ग्रैंड मॉम से कहती है आप टेंशन ना लीजिए, मैं ये शादी अपनी मर्जी से कर रही हूँ। और कहती है आज तो खुशी का दिन है इसीलिए आप खुश रहिए। स्टेप मॉम कहती है ठीक है, ब्राइड के जाने का वक्त हो गया। फिर स्टेप मॉम टैंक को ज़बरदस्ती वहाँ से लेके जाने लगती है और ग्रैंड मॉम तो रोते हुए रोक रही होती है। फिर वो वहाँ पर उसके स्टेप फादर भी आ जाते और कहते हैं मॉम यहाँ पर ट्रेबल क्रिएट मत कीजिए। तो टैंक की ग्रैंड मॉम और मॉम के बीच में खींचातानी स्टार्ट हो जाती है और डैड भी उनको ज्वाइन कर लेते हैं और फिर सू टैंक को ग्रैंड मॉम से अलग कर दिया जाता है। तब उसके स्टेप सिस्टर यूचिन उसका घूंघट कर देती है और अपने साथ ले जाती है। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि रेड टायर में थी। उसके फादर उसके पास आते हैं और कहते हैं मेरी प्यारी बच्ची तुम्हारी शादी योन से हो रही है जो कि रिचेस्ट मैन है तो तुम्हें गोल्डन बुके की बात मत करो, वो तो गोल्डन ट्री भी अफोर्ड कर सकते हैं। इस पर तो वो चिढ़ जाती है और अपने सामने खड़ी ब्राइड को देखकर कहती है देखो इसके हाथ में भी गोल्डन बुके है। वो घूंघट वाली ब्राइड को और कोई नहीं दोस्तों बल्कि हमारी मेल लीड होती है, वो लड़की जो गोल्डन बुके के लिए अपने डैड से लड़ रही होती है। वो कह देती है जब तक मुझे गोल्डन बुके नहीं मिलेगा मैं शादी नहीं करने वाली हूँ। वो बच्चों की तरह जिद करते हुए ज़मीन पर बैठकर रोना स्टार्ट कर देती है और कहती है बस मुझे गोल्डन बुके ला कर दो डैड। शूट एंड जो ये सब कुछ देख रही थी वो अपने दिल में सोचती है ये कितनी ज़्यादा चिड़चिड़ी है। फिर उस लड़की के फादर सू टैंक को देखते हैं और अपनी डॉटर का जो बुके ज़मीन पर गिरा था उसे उठा लेते हैं और शू टैंक के पास आते हैं और उसके हाथ से वो बुके ले लेते हैं गोल्डन फ्लावर का और कहते तुम्हारी और मेरे डॉटर की शादी सेम डे पर हो रही है और एक बुके के एक्सचेंज से मेरी डॉटर को खुशी मिलेगी तो तुम इस नॉर्मल फ्लावर बुके को रख लो। और उससे अपनी डॉटर का बुके थमा देते हैं और गोल्डन बुके बदले में लेकर वहाँ से अपने डॉटर के हाथ पकड़कर चले जाते हैं। शूटिंग इस बात पर सोच रही होती है फूल भी तो गोल्डन से कम नहीं होते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरी लाइफ तो खैर खारे पानी जैसी हो गई है। देखते हैं वो फादर अपनी डॉटर को लेकर वहाँ से चले गए होते हैं। वहाँ पर बहुत सारी कार हमें दिखाई जाती है और इस एक कार में से सिक्योरिटी निकलता है और वो उसे देखकर सोचता है कि इन मैडम ने तो बगैर गोल्डन बुके की शादी के लिए एग्री कर लिया, ये कितनी ज़्यादा पीसफुली है। सेक्रेटरी शू टैन के पास आता है और कहता है मैडम आइए। देन वो उसके को कार में बिठा लेता है।
अगले सीन में हम शूटेंग को एक रूम में बैठा हुआ देखते हैं। वो सोच रही होती है ऑलरेडी 12 बज चुके हैं, क्या मेरी वेडिंग नाइट खत्म हो गई है। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है और वो अपना घूंघट कर लेती है। हम देखते हैं वहाँ कोई और नहीं बल्कि यूजिन आया होता है। जब वो रूम में आता है तो वहाँ पर शूटेंग को बैठा हुआ देख लेता है और सोचता है कि ली फैमिली की डॉटर ये नहीं हो सकती है, ये इतनी पीसफुली है, 20 घंटे तक ऐसे बैठी नहीं रह सकती है। वो वहाँ पर पड़ी हुई स्टिक को उठा लेता है और कहता है तुमने तो कहा था कि तुम बगैर गोल्डन बुके के कार में नहीं बैठोगी। पर शूटेंग तो सोचने लग जाती है कि क्या गोल्डन बुके का रिप्लेसमेंट इसको एंग्री बना रहा है। फिर वो इस स्टिक से उसका घूंघट उठा देता है और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पे इन दोनों ने नाइट स्पेंड कर ली होती है। फिर शूटेंग उठता है और फिर यूजिन उठता है और शूटेंग को देखता है और कहता है ये तो काफ़ी ज़्यादा जेंटल है। वो तो बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसा कि रूमर्स थी, काफ़ी एरोगेंट टाइप। खैर मैं तो सेटिस्फाइड हूँ। और सोती हुई को वो किस कर लेता है उसके फोरहेड पर और तभी शूटेंग भी उड़ जाती है और उससे कहता है वो कल रात तुम काफ़ी ज़्यादा थक गई होगी, क्यों ना तुम ब्रेक ले लो। शूटेंग के तो दिल में चल रहा होता है कि उसको देख कर तो ये बिल्कुल ही लगता है कि वो 50 साल का सिक्योरिटी गार्ड है। ये शायद ज़्यादा ही वेल मेंटेन्ड है, इसके फिजिकल स्टैंडर्ड भी अनयूजुअल है। यूजिन पूछता है मैडम आप थकी नहीं है क्या, हम कंटिन्यू करें। वो कहती है अरे रुको, कल रात तुम काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक थे, क्या तुम सही में 50 साल के हो। पर यूजिन बोलता है क्या 50 साल, जिस पर शूटेंग कहती है हाँ। यूजिन को एक कॉल आता है और वो फ़ोन पिक करने के लिए कहता है मैं भी आता हूँ। कॉल करने के बाद में यूजिन शूटेंग से कहता है कि मैडम कंपनी में एक इमरजेंसी हुई है। वो अपने वॉलेट से उसको एक कार्ड निकाल कर देता है और कहता है ये मेरा सेकेंडरी कार्ड है, उसको स्वाइप कर लेना जब भी तुम्हें कुछ खरीदना हो। शूटेंग से वो कार्ड ले लेती है और वो उसके फोरहेड पर किस कर देता है और फिर वो उठकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद शूटेंग सोचती है ये 50 साल का सिक्योरिटी गार्ड कंपनी के लिए इतना ज़्यादा अहमियत रखता है। जब उसकी नज़र कार्ड पर जाती है तो वो सोचती है ये तो टॉप ब्लैक लिमिटेड एडिशन कार्ड है, क्या ये सही में एक सिक्योरिटी गार्ड है। डोर पर नॉक होती है और हम देखते हैं वहाँ पर हाउसकीपर आई होती है। वहाँ पर बहुत सारी मेड रूम में एंटर हो जाती है जो कि ट्रे में ज्वेलरी और ड्रेसेस लेकर आई होती है काफ़ी सारी। सेक्रेटरी बताता है कि मैडम ये आपको ड्रेसअप करने के लिए आई है। इन सब को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो बिल्कुल रेडी हो गई होती है और खुद को मिरर में देखकर कहती है क्या सही में ये मैं हूँ। वो खुद को देखकर काफ़ी खुश हो रही होती है और वो स्माइल भी करती है। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शूटेंग पोछा लगा रही होती है और शेन के सामने यूजिन ड्रेसअप होकर खड़ी होती है। पोछा गलती से यूजिन के शूज़ को टच कर जाता है जहाँ पे तो वो बाल पकड़ के इसके कहने लग जाती है कि मुझे सॉरी बोलो। वो उसके बाल छोड़कर उसको नीचे पटक देती है और कहती है जरा ध्यान से काम किया करो। तो वो उसको लात मार के गिरा देती है। प्रेजेंट पे शूटेंग यहाँ पर सब कुछ याद कर रही होती है। तभी मेड उससे कहती है मैडम आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। हाउसकीपर कहता है आप तो सुरग से उतरी हुई अप्सरा है हमारे चेयरमैन के लिए। शूटेंग हैरान हो जाती है और कहती है चेयरमैन क्या मैंने गलत आदमी से शादी कर ली है। दूसरी तरफ हम यूजिन को देखते हैं वहाँ पर उसको आकर बताता है कि सर कुछ भी सही नहीं है, कल आपने गलत लड़की से शादी कर ली है। इस पर तो वह हैरान होकर अपने सेक्रेटरी को देखता है। उसे तो शूटेंग की बात याद आने लग जाती जिसमें वो बार बार पूछ रही थी क्या सही में तुम 50 साल के हो। वो बताता है कि ली फैमिली हमारे दरवाजे पर अब ट्रबल क्रिएट कर रही है। इस पर यूजी कहता है कि ली फैमिली को इन्फॉर्म कर दो कि मैंने किससे से शादी कर ली है। चेयरमैन की वाइफ कौन है ये कहकर वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम 3 मंथ के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे यूजिन के हाथ में एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट होती है। उसे देखकर वो कहता है कि शूटेंग हमारे एक चाइल्ड आने वाला है। शूटेंग हाँ में सर हिलाती है और वो उसको हक कर लेता है और कहता है मैं फादर बनने वाला हूँ। वो खुशी से झूम पड़ता है और उसको गोद में उठाकर घुमाने लग जाता है। शूटेंग कहती है अरे बस करो मुझे नीचे उतार दो, चाइल्ड को हर्ट हो जाएगा। फिर कहता है राइट और फिर उसको सोफे पर बिठा देता है। जब शूटेंग को प्यास लगती है तो वो उसको पानी उठाकर देता है और कहता है ये लीजिए मैडम पानी पी लीजिए। जिस पर शूटेंग हंसने लग जाती है और उसकी नोज़ पिक करते हुए कहती है शैतान। फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करने लग जाते हैं। शूटेंग कहती है जब से मैं प्रेग्नेंट हुई मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आती है और वो वहाँ पर अंगड़ाइयाँ लेटने लग जाती है और कहती है अब मैं सोने के लिए जा रही हूँ थोड़ा सा। फिर यूजिन कहता है ठीक है मैं तुम्हें गोद में उठा लेता हूँ।
जिस पर शू टैन कहती है, अरे बस करो, मैं प्रेग्नेंट हूँ, कोई डिसेबल पर्सन नहीं हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब वो खड़ा हो जाता है तो शू टैन उसे पूछती है क्या हुआ। वो बताता है, हमारी फैमिली के लिए चिल्ड्रन का होना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट बात होती है, इसीलिए मैं थोड़ा सा परेशान रहता था। वो सोचता था कि हमारे कभी चिल्ड्रन नहीं होंगे। वो उसको गालों पर अपने दोनों हाथ रख लेती है और कहती है, ऑपरेशन मत हो, हमारे खुद के बच्चे होंगे। फिर वो उसको अपनी वैली दिखाती है और वो उसकी वैली को फील करता है। उस पर वो अपने कान लगाकर और उनका बहुत ही ज़्यादा ये हैप्पी मोमेंट चल रहा होता है। फिर वो कहता है कि मैं किसी को बुलवाता हूँ जो प्रॉपर्टी का ध्यान रखता है, इस हाउस को मैं तुम्हारे नाम पर ट्रांसफ़र करूँगा। शू टैन कहती है कि मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। वो कहती है कि डियर हस्बैंड, परसों मेरी ग्रैंड मॉम का बर्थडे है, मैं घर जाकर उनसे मिलना चाहती हूँ। जिस पर जी कहता है कि ऑफ कोर्स तुम जा सकती हो और हम उनको मूवी शूटिंग पर भी लेकर चलेंगे, जिसमें पूरे 300 मिलियन का खर्चा हो रहा है। ये उनका बर्थडे गिफ्ट हो जाएगा और मेरा काम ख़त्म होने तक का इंतज़ार करना। मैं उनको अपनी रिस्पेक्ट पे करना चाहता हूँ। वो कहती है ठीक है और उसके शोल्डर पर अपने हैंड रेस्ट कर लेती है। अगले सीन में हम शू टैन के स्टेप पेरेंट्स को देखते हैं, पर उसकी स्टेप मदर कह रही होती है कि इस बुढ़िया को घर में रखने का चलो कुछ तो फ़ायदा हुआ, उसके बर्थडे से कुछ तो पैसे आते हैं। स्टेप डैड भी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है उस ओल्ड लेडी के बर्थडे का इस्तेमाल करना, अपने सनी लो को वापस ले आएगी। वो तो अब यैन ग्रुप का मैनेजर बन चुका है, थोड़े बहुत गिफ्ट तो दे ही देगा हमारी फैमिली को, जिससे हमें 10 साल तक का फ़ायदा हो जाएगा। स्टेप मॉम कहती है, अच्छा हुआ हमने यूजिन की शादी यैन फैमिली के मैनेजर से करा दी, वो तो शू टैन से कहीं ज़्यादा बेहतर है। इस पर तो यूजिन के फादर कहते हैं, उसका तो मेरे सामने नाम ही मत लो। फिर वहाँ पर मर्सिडीज आ जाती है। उस कार में से एक बड़ी टशन में एक साथ यूजिन निकलती है। उसके मॉम डैड तो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते। उसकी मॉम उसे देखकर कहती है, ओहो माय बेबी गर्ल, और उसको हक करने लग जाती है, लेकिन वो उसे रोकती है और कहती है, मम्मी मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरी बेली को टच मत करिए। ये सुनकर तो उसके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मॉम कहती है, ये तो बड़ी खुशी की बात है। फिर इधर उधर देखते हुए कहती है कि मेरा सन इन लॉ कहीं दिखाई नहीं दे रहा, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आया है। इस पर तो वो इतराते हुए बताती है, मेरा हस्बैंड सीनियर मैनेजर है, वो काफ़ी बिजी रहता है। पर मॉम भी खुश होते हुए कहती है कि मेरा सन इन लॉ तो काफ़ी प्रोग्रेसिव है। तभी योचिन इधर उधर देखते हुए कहती है, क्या शू टैन नहीं आई। जिस पर मॉम कहती है कि तुम उसका नाम क्यों ले रही हो, कितनी अनलकी है वो, उसकी शादी तो अनलकी पुअर अगली सिक्योरिटी गार्ड से हुई है, इससे बेहतर तो मर जाना अच्छा है। एक मेरी प्यारी बेटी को देखो, हम तो तुम पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट रहेंगे, तुम्हारी वजह से हम अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तभी वहाँ पर एक रोल्स रॉयल्स कार रुकती है। ये देखकर तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। देखकर यूचिन कहती है, ये तो लग्जीरियस कार है और इसकी कीमत तो 10 मिलियन है, इसकी फैमिली इतनी ज़्यादा रिच है। तभी उस कार में से शू टैन निकलती है। ये देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। जब वो स्टेयर से उतर कर आती है तो सब उसको देखकर हैरान हो जाते हैं कि स्टेप मॉम उसे देखकर पूछती है, शू टैन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम ये क्लॉथ और ज्वेलरीज कहाँ से लेकर आई। जिस पे यूचिन कहती है, ज़रूर ये सब कुछ फेक होगा। शू टैन कहती है, ये सब कुछ मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए ख़रीदा है। यूचिन कहती है, शू टैन ये तो लिमिटेड एडिशन है और लिमिटेड एडिशन की ड्रेस है, इवन मेरे हस्बैंड भी इस ड्रेस को ख़रीद नहीं सकते। सिक्योरिटी गार्ड हस्बैंड इन सब चीज़ों को कैसे अफोर्ड कर सकता है। उसकी स्टेप मॉम भी इस बात पर हंसने लग जाती है। शू टैन कहती है, मेरा हस्बैंड तो औसम है। जिंग तो उसके कपड़े खींचना शुरू कर देती है और कहती है, क्या ये सच में तुमने ये कपड़े रेंट पर तो नहीं खरीदे ना, फिर तो तुमने पूरे मंथ कुछ खाया ही नहीं होगा, इतने पैसे सेव कर लिए होंगे। यूजिन उससे कहती है, ये मत सोचो बाहर के लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, आखिरकार हम एक फैमिली है, हम तुमसे नफरत नहीं करते हैं। वो ये सब कुछ सैरिकेस्टिक वे में बोल रही होती है, तुम्हें इतना जो सफ़र करना पड़ रहा है। फिर अपने फिंगर से वो उसको पिंच करने लग जाती है और टिश्यू से अपने हाथ साफ करती है और फिर टिश्यू को उसके ऊपर ही फेंक देती है। तो ये देखकर तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो कहती है कि देखो मैं यहाँ पर ग्रैंड मॉम से मिलने के लिए आई हूँ, क्या बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, मैं तुम लोगों से नहीं मिलने आई हूँ, अब तुम लोग मेरे रास्ते से हट जाओ। वो अंदर जाने लगती है, लेकिन यूजिन उसकी बाजू पकड़ लेती है और कहती है, तुम यहीं रुक जाओ,
रबिश, पर मेरे हस्बैंड के आने का इंतज़ार करो। तुम्हें लगता है कि शू फैमिली ट्रेडिशंस खराब है तो हमें सपोर्ट नहीं करती। तभी स्टेप मोम यहाँ पर आ जाती है और शू टैन को डराते हुए कहती है कि तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। शू फैमिली के बिग प्लान को रन करने की हिम्मत भी मत करना, वरना मैं तुम्हारे साथ काफ़ी बुरा कर दूंगी। इस पर शू टैन कहती है, मैं तो सही में ग्रैंड मोम को मिलने आई थी। उसके स्टेप फादर उसको एक थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं, तुम तो बिल्कुल बेकार इंसान हो, निकलो यहाँ से। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश मत करो। शू टैन की तो बिल्कुल रोने जैसी शक्ल हो जाती। तभी वहाँ पर अंदर से ग्रैंड मॉम निकलती है। शू टैन के पास आकर कहती है, शू टैन तुम आ गई। और दोनों ही दादी पोती पोती ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है, तुम एक बच्चे को कैसे मार सकते हो। और ग्रैंड मॉम तो शू टैन को देख देख कर इमोशनल होती जा रही होती है। और शू टैन कहती है, ग्रैंड मॉम चलते हैं। ग्रैंड मॉम भी कहती है, चलो बेटा अंदर चलते हैं। फिर स्टेप मॉम कहती है, रुक जाओ, वहीं किसी ने उस अनलकी चीज़ को अंदर जाने के लिए बोला है। लेकिन वो दोनों उनकी एक भी नहीं सुनते और अंदर जा रहे होते। स्टेप मॉम भी उनके पीछे भागते हुए जाती है। स्टेप मॉम को उसकी चिंता हो रही थी। शू टैन कहती है कि इसमें दर्द नहीं हो रहा है, आप परेशान मत होइए। वहाँ पर बाकी लोग भी आ जाते, उन दोनों को खड़ा कर देते हैं और कहते हैं, तुम्हें यहाँ पर आने की परमिशन आखिरकार किसने दी। ग्रैंड मॉम से कहती है, खाना बनकर तैयार है क्या, तुम्हें भूख लगी है तो मेरे सन इन लॉ ही तुमसे डील करेंगे। ये सुनकर तो शू टैन कहती है, तुम मेरी ग्रैंड मॉम से ये सारे काम करवाती हो। आज तो इनका बर्थडे है और तुमने आज भी इनसे खाना बनवाया है। क्या तुम इनके हाथों पर ये जो जख्म है नज़र नहीं आते हैं। इस पर ग्रैंड मॉम कहती है, बेटा ग्रैंड मॉम तो सारी ज़िंदगी खाना बनाती आई है और ग्रैंड मॉम अभी थकी नहीं है। स्टेप मॉम कहती है, ये बुढ़िया रोज़ मेरे घर पर खाती पीती, तब भी तुम इसकी साइड ले रही हो। पर शू टैन कहती है, तुम्हारे जैसी डॉटर इन लॉ भी होगी क्या दुनिया में। और तभी अपने स्टेप डैड से पूछती है, क्या आप इनको ऐसे ही बुलीज होते हुए देखते हैं हर रोज। और अपनी वाइफ से कहते हैं, ये मेरी मॉम ही है तो क्या हुआ। हाँ ये मेरी मॉम ही तो है, लेकिन वो तो उसको शट अप करा कर चुप करा देती अपने हस्बैंड को। और कहती है, अगर ये बुढ़िया काम नहीं करेगी तो क्या तुम करोगे। जिस पर तो यूजिन कहती है कि डैड इसके चक्कर में आप दोनों झगड़ा मत करिए। अगर आप शू टैन की बात सुन रहे हैं तो मॉम अनहैप्पी हो रही है। मॉम तो यहाँ तक कह देती है कि ओल्ड लेडी पता नहीं कब हमारे घर से जाएगी। अपने डर से वो पूछते हैं, क्या आप रोज इनको बुली होता हुआ ऐसे देखते हैं। आपको इस चीज़ का डर नहीं है कि एक दिन आप भी बूढ़े हो जाएंगे और आपकी बेटी आपको भी ऐसे बुली करेगी तो आपको अच्छा लगेगा। जिस पर स्टेप डैड को तो इतना गुस्सा आ जाता है, वो तो शू टैन को एक उल्टे हाथ का तमाचा ही मार देते हैं, जिसके कारण वो ज़मीन पर गिर जाती है और कहती है, तुम 2 कौड़ी की लड़की मुझसे अब ऐसी बात करोगी जिससे मुझको सिखाओगी। अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। ग्रैंड मॉम तो रोने लग जाती है और कहती है, मेरी ग्रैंड डॉटर शू टैन को नहीं मारो। तभी स्टेप मॉम आगे आ जाती है और कहती है, शू टैन तुम हमेशा ही कहती हो ना कि हम तुम्हारी ग्रैंड मॉम को बुली करते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं करती हो। इस ओल्ड लेडी को अपने साथ ले जाओ, इनको एक पीसफुली और इंजॉयफुली लाइफ दो। जी कहती है कि मुझे तो डर है इसके सिक्योरिटी गार्ड हस्बैंड को कहीं सड़क पर भीख ना मांगनी पड़ जाए, जिसके साथ इन तीनों को ही अपने पेट पालने के लिए स्ट्रगल्स करने पड़ेंगे। यू टैन रोते हुए कहती है, अब तो तुम लोगों का बहुत ज़्यादा हो रहा है। वहाँ पर यूजिन का हस्बैंड आ जाता है और वो कहता है, यहाँ पर ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी यूजिन की मोम तो उनको देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है, सन इन लॉ आपका वेलकम है। वो अभी अपना पूरा टोरा दिखाते हुए अंदर घुस जाता है। यूजिन के फादर कहते हैं, डियर सन इन लॉ क्या आप एक इम्पोर्टेंट पर्सन से मिलना चाहोगे। वो भी अपनी दामादगिरी दिखाते हुए कहता है, मुझसे बात मत करो, पूरे के पूरे 3 घंटे दरवाजे पर खड़ा रखा मुझे। और हाँ, चेयरमैन का शेड्यूल चेंज हो गया तो शायद से वो यहाँ पर ना आ पाए। फिर यूजिन अपने हस्बैंड के पास आकर बैठ जाती है और कहती है, तुम कितना हार्डवर्क करते हो, जब तुम घर आओगे तो मैं तुम्हें अच्छे से मसाज दूंगी। जिस बात पर तो काफ़ी खुश हो जाता है। यूजिन की मोम कहती है, मेरा कितना अच्छा दामाद है। यूजिन उसके लिए टी लेकर आती है तो उसकी मोम कहती है, ये चाय तो मैंने आपके लिए बिल्कुल अभी बनाई है। वो कहती है, क्यों ना आप इसको जल्दी से ट्राई कर लें, मैंने सुना है यह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। टी पीने ही वाला होता है वो। तभी वहाँ पर शू टैन को देख लेता है तो ग्रैंड मॉम के साथ वो ज़मीन पर ही पड़ी थी। इसको देखकर तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये तो शू टैन है। और उसके दिल में चल रहा होता है, मुझे पता होता कि शू टैन इतनी ज़्यादा खूबसूरत है तो मैं इसकी सिस्टर यूजिन से कभी शादी नहीं करता। स्टेप मॉम शू टैन के पास आती है और कहती है, तुम अभी तक
यहीं पर पड़ी हो, अपने ब्रदर इन लॉ से हेलो बोलो। चलो सन इन लॉ भी खड़े हो जाते हैं और कहता है हम पहली दफा मिल रही है और मेरा नाम वैगवी है। इस पर तो शू टैन कहती है तुम तो जनरल मैनेजर हो ना गैन ग्रुप इस सिटी के ब्रांच के। इस पर तो वो कहता है कि तुम मुझे जानती हो, वैसे तुम भी काफ़ी ज़्यादा जानी पहचानी लग रही हो, हम पहले भी मिल चुके हैं। ये चीज़ें यूजिन और उसकी मोम को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती है। शू टैन सोचती है कि मैंने तो सिर्फ और सिर्फ इसको एक दफ़ा एनुअल मीटिंग में देखा था क्योंकि हर किसी ने मास्क पहना रखा था, तो ये यहाँ पक्का मुझे नहीं पहचान रहा होगा। यूजिन तो शू टैन के पिंच कर देती है और कहती है तुम्हारा ब्रदर इन लॉ तुमसे बात कर रहा और तुम ऐसे प्रिटेंड कर रही हो जैसे कोई तुम नवाबजादी हो। तभी स्टेप मॉम कहती है सन इन लॉ तुम परेशान मत हो, ये लड़की तो ऐसी है, इसके कोई रूल्स नहीं है। जिन कहती है कि इनसे ऐसे बात क्यों कर रही हो। जिन बताती है कि मेरे हस्बैंड तो सीनियर एग्जीक्यूटिव बनने वाले हैं, इसके पास तो पता नहीं कितने लोग अपनी हेल्प के लिए आते हैं, मेरी बेवकूफ़ सिस्टर इनसे कैसे मिली होगी। वो शू टैन से कहती है कि तुम रॉन्ग हो। उसका हस्बैंड सोच रहा होता है कि मैंने इसको कहीं तो देखा है, सोच रहा था कहाँ देखा है कहाँ देखा है। तभी उसको एक पार्टी का सीन याद आ जाता है जहाँ पे शू टैन यूजिन के साथ आई थी और सभी लोग शेयर कर रहे थे। तभी वहाँ पर वैंग भी आ जाता, अपना इंट्रो देता है और शू टैन उससे पूछती है तुम यूजिन के हस्बैंड हो ना। तो वो कहता हाँ बिल्कुल मैडम, आप तो मेरे सबॉर्डिनेट को भी जानती है, अपनी एम्प्लॉयज़ की फैमिली का भी आप अच्छे से ध्यान रखती है। तभी वहाँ पर उसकी रिस्पेक्ट में वो चेयर करता है और वो उससे कहती है अगर तुम मेहनत से काम करोगे तो तुम्हारे पास बहुत ही सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी, फ्यूचर में और भी बढ़िया बन सकते हो तुम। फिर वो प्रेजेंट में कहता है मुझे याद आ गया। शू टैन दिल में सोच रही होती है कि इसने मुझे पहचान लिया। तो वो कहता है ये येन ग्रुप कंपनी में क्लीनिंग की पोस्ट के लिए जॉब लेने के लिए आई थी, तुम्हें वो जॉब नहीं मिली, कहीं तुम वो तो नहीं हो ना। ये सुनकर तो यूजिन कहती है कि क्लीनिंग तुम और तुम्हारे हस्बैंड का तो एकदम परफेक्ट मैच है और उसके कंधे को वो धक्का दे देती है। ऐसी बात ही तो तुम्हें अपने ब्रदर इन लॉ से हेल्प के लिए पहले ही बोल देना चाहिए था, ये कोई एम्बेरसमेंट की बात नहीं है। शू टैन कहती है कि वैंग से क्या तुम श्योर हो कि तुमने किसी रॉन्ग पर्सन को ऑर्गेनाइज नहीं किया, वैंग कुछ बोलने को होता है। तभी यूजिन कहती है मेरे हस्बैंड कोई गलती कैसे कर सकते हैं, तुम कितने बेकार हो, ग्रैंड मॉम के बर्थडे तक के लिए तुम कोई गिफ्ट नहीं लेकर आई हो। शू टैन कुछ रिप्लाई करती, उससे पहले यूजिन कहती है हस्बैंड हमारा गिफ्ट कहाँ है। वो कहता है दरवाजे के बाहर ही रखा है। फिर वो क्लैपिंग करता है और वहाँ पर 3 कार्ड्स आ जाते हैं जो कि गिफ्ट्स लेकर आए होते हैं। इन्हें देखकर यूजिन के पेरेंट्स का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है और डैडी कहते हैं ये तो ओल्ड सेंचुरी वाइन है। मॉम कहती है इसे तो देखो, ये डीप सी जेम नेकलेस है, इसकी कीमत तो मिलियंस में होगी। अपने हस्बैंड के साथ इन सब चीज़ों के लिए वो फ्लैक्स मार रही होती है। डैड कहते हैं कि मेरे प्यारे दामाद जी आप कितने ज़्यादा थॉटफुल हैं। यूजिन कहती है मॉम आपको ये तो पसंद आना ही था, मेरे हस्बैंड जो लेकर आए, और इसके पुअर ओल्ड हस्बैंड को तो देखो, वो तो यहाँ पर अपनी शक्ल तक दिखाने के लिए नहीं आया। जिनकी मॉम कहती है कि तुम कितनी बेकार हो। फिर वो अपने गार्ड से कहती है कि इसको जल्दी से मेरे रूम में डिलीवर कर दो। तो शू टैन कहती है कि कम ऑन, ये तो ग्रैंड मॉम का बर्थडे गिफ्ट है। ग्रैंड मॉम कहती है बेटा मुझे ये नहीं चाहिए। तो शू टैन कहती है नहीं ग्रैंड मॉम। जिस पर उसके स्टेप मॉम कहती है तुम यहाँ खाली हाथ सिर्फ ठूसने के लिए आई होंगी, क्वालिफिकेशन है तुम्हारे पास सो फैमिली के अफेयर्स में टांग अड़ाने की। इससे पहले वो कुछ कहती तभी ग्रैंड मॉम उसको चुप करा देती है और कहती है जैसे कि आज यहाँ पर सभी लोग आए हैं तो ये गिफ्ट है मेरे लिए। जिन कहती है कि ये हमेशा कहती आई है कि ग्रैंड मॉम से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन इसके रिजल्ट में क्या ये उनके लिए तो कोई गिफ्ट तक नहीं लेकर आई है, वो भी उनके 16 बर्थडे के लिए। यहाँ पर शू टैन कहती है किसने बोला मैं ग्रैंड मॉम के लिए गिफ्ट नहीं लेकर आई हूँ। वो पीछे रखा बॉक्स उठाती है और कहती है ये वो गिफ्ट है जो मैं ग्रैंड मॉम के लिए लेकर आई हूँ, इसकी कीमत पूरी 300 मिलियन यान है और ये दुनिया में हजारों में से एक है। जिस पर तो शू परिवार पूरा हैरान हो जाता है जब मॉम कहती है कि इस टूटे हुए पत्थर की कीमत तो 300 मिलियन यन है। जिन कहती है कि तुम ग्रैंड मॉम के प्यार का फ़ायदा उठा रही हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हम लोगों को बुद्धू बना सकती हो। स्टेप मॉम कहती है मैं जानती हूँ जो चीज़ तुम लेकर आई हो ना इतनी महंगी और एक्सपेंसिव तो हो ही नहीं सकती है, पक्का कोई टूटा हुआ पत्थर है जो तुम डस्टबिन से उठाकर यहाँ पर लेकर आ गई। उसको प्रीशियस बताते हुए इसकी कीमत तुम 300 मिलियन बता रही हो। फिर ग्रैंड मॉम शू टैन से कहती है इन लोगों
कि नॉनसेंस बातों पर ध्यान मत दो। ग्रैंड मॉम को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा। ये स्टोन प्रीशियस हो या ना हो, लेकिन ये मेरे लिए कीमती है क्योंकि तुम जो मेरे लिए इसे लेकर आई हो। तब वैंग उसको देखता है और सोचता है ये स्टोन वैसा क्यों लग रहा है जैसा हांगकांग ऑक्शन में था, करीब 300 मिलियन में बिका था। मैंने तो सुना था कि वो येन कंपनी के चेयरमैन ने खरीदा था। तब फादर शूटैन से कहते हैं कि ऐसी बकवास बातें करना बंद कर दो। तुम एक बेकार सी लड़की को रेस कर रहे हो और इस तरीके से तुम हमें रीपे कर रही हो। अभी की अभी यहाँ से बाहर निकल जाओ। कहती है कि मैं कहीं भी नहीं जाने वाली हूँ। और ग्रैंड मॉम भी उसको कवर करते हुए कहती है कि मुझे ये गिफ्ट पसंद आया तो शूटैन मेरे लिए लेकर आई है। अब तुम शूटैन को मुझसे दूर मत करो। स्टेप मॉम उनको धक्का दे देती है और कहती है तुम ये बकवास क्यों कर रही हो। तभी शूटैन से वो कहती है खुद को जरा देखो, गार्बेज उठाने वाली। ग्रैंड मॉम कहती है कि ये लड़की एक पत्थर देखकर तुम्हें पागल बना रही है। शू फैमिली ऐसे पर्सन के साथ रहना अफोर्ड नहीं कर सकती है। ये सुनकर तो शूटैन उससे कहती है कि तुम ग्रैंड मॉम से ऐसे कैसे बात कर सकती, मैं बता रही हूँ ना तुम्हें, ये बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है। जीन कहती है ये कितनी ज़्यादा बकवास कर रही है, तुम्हें पता भी है कि प्रीशियस का मतलब क्या होता है। प्रीशियस चीज़ को खरीदने के बारे में तुम पूरी ज़िंदगी भर कभी नहीं सोच सकती हो, खरीदना तो दूर की बात है। शूटैन कहती है मैं सच बोल रही हूँ, ये वाकई में बहुत ही प्रीशियस चीज़ है। स्टेप मॉम कहती है ये स्टेप वैन अभी भी बकवास करने में पूरी कोशिश कर रही है हमें बहलाने की। उसके बॉक्स लेते हुए वो कहती है चलो मैं इसको टेस्ट कर लेती हूँ। इस बॉक्स को छीनने लग जाती है और उन दोनों की छीना झपटी में वो बॉक्स नीचे गिर जाता है, टूट जाता है। शूटैन देखती है कि वो प्रीशियस पत्थर टुकड़ों में तब्दील हो जाता है। शूटैन रोते हुए कहती है ये गिफ्ट तो मैं ग्रैंड मॉम के लिए लेकर आई थी, तुम इसको ऐसे कैसे गिरा सकती हो। स्टेप मॉम कह रही है ये तो बस टूटा हुआ पत्थर है, गिर गया तो टूट गया। तभी बैंक उस पत्थर के कुछ टुकड़ों को उठा लेता है और कहता है ये कितना रिफ्रेशमेंट फ्रेगनेंस दे रहा है। फिर वो और पत्थर को भी उठाकर स्मेल करने लग जाता है। शूटैन भी उन स्टोन्स को कलेक्ट कर रही होती है। यूचेन उसे देखकर कहती है इस इडियट को देखो, अभी भी ये बेकार सामान उठा रही है। फिर कहती है कि सिस्टर मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ क्या ये सब उठाने में। तो ये कहकर तो वो उसके हाथ पर अपना शूज़ रखकर मसल देती है। सीन कहती है कि मैं तुम्हें लेट गो कर रही हूँ, तुम ऐसे ही देखती रहना, तुम किसी डॉग से कम थोड़ी ना हो, तुम जोर से चिल्लाती क्यों नहीं हो। पर ग्रैंड मॉम कहती है आखिरकार ये तुम्हारी बहन है, तुम इसके साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकती हो। पर वो पैर हटा लेती है और कहती है बुढ़िया पहले तू हट यहाँ से, फिर ये सब बोलने की हिम्मत तो कैसे कर सकती है, बहुत मारूंगी मैं तुझे। फिर शूटैन उससे कहती है कि तुम तो इसको बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस बता रही थी ना, तुम इसको खा क्यों नहीं लेती हो। और उसके मुंह को पकड़कर ज़बरदस्ती वो उस पत्थर को डालने लग जाती है। पर ग्रैंड मॉम दुखी हो जाती है और कहती है इससे जाने दो, इसे छोड़ दो। यूजिन इसकी बात नहीं सुनती है। शूटैन के फेस पर तो स्टोन लगने की वजह से उसके फेस से खून आने लग जाता है। तभी यूजिन उसको छोड़ देती है और कहती है तुम अभी तक अपनी गलती नहीं मान रही हो, अभी भी तुमने रट लगा रखी है कि प्रीशियस है। रोते हुए वो कहती है मैंने तुमसे कहा ना कि प्रीशियस है, और जिसको ये पता नहीं है ये एक ट्रेजर है, मैं तुम्हें बता दूँ। वो कह देती है कि तुम तो एक कुएं की मेंढक हो जिसको कुछ पता ही नहीं है। उसके स्टेप पेरेंट्स उसको कहने लग जाते कि इसको अच्छे से सबक सिखाओ, इसको बिल्कुल मत छोड़ना। तब यहाँ पर वो अपनी गलती नहीं मानती है। वो कहती है कि अब डैड बस आप देखते जाइए। तभी वो उसको थप्पड़ मारने ही वाली होती है। तभी ग्रैंड मॉम उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है इसको छोड़ दो। रोते हुए कहती है तुम्हारी ग्रैंड मॉम तुमसे भीख मांगती है। जिन कहती है तू बुढ़िया मेरे रास्ते से हट जाओ। और ग्रैंड मॉम रोते हुए कहती है प्लीज़ इसको मत मारो। यूजिन कहती है कि तुम्हें इसकी पड़ी है, ये तो एक जंगली लड़की है और मैं तुम्हारी ग्रैंड डॉटर हूँ, पता नहीं है क्या तुम्हें अपने और परायों में कैसे फ़र्क किया जाता है। मैं तुम्हें इतना मारूंगी जितना तुम डिज़र्व करती हो। वो ग्रैंड मॉम झटक कर साइड में कर देती है। यू10 ग्रैंड मॉम के पास जाती है। इतने में यूचेन तो एक लाठी उठाकर ले आती है। इतने में बैंक कहता है कि ये झूठ नहीं बोल रही है, ये सच में एक प्रीशियस स्टोन है, इसकी कीमत 300 मिलियन येन है। इस पर तो पूरा परिवार हैरान हो जाता है और इस पत्थर के टुकड़ों को कलेक्ट करना शुरू कर देता है और उन टुकड़ों को उठाकर कहता है कि इनकी कीमत तो 10 मिलियन तो होगी, अब तो हम अमीर हो गए हैं। और ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। वेंग बताता है कि जो इस स्टोन का साइज़ था ना वो सबसे ज़्यादा रेयर था दुनिया में, तुमने तो इसको तोड़ दिया तो ये अब वर्थलेस हो गया। स्टेप मॉम के हाथ से वो टुकड़ा छूट जाता है। वो कहती है अरे ये तो प्राइजलेस ट्रेजर था जो कि हमारी फैमिली के हाथों में आधा आधा रह गया। वेंग भी अपने सर पकड़ लेता है। जिन की मोम
अनकॉन्शियस हो जाती है तो वो उसको संभालती है और कहती है शूटैन की वजह से ये सब कुछ बर्बाद हो गया। पर उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है इस बात से तो कि एक प्राइसलेस चीज़ है। जिन कहती है अगर ये प्राइसलेस चीज़ होती तो इसको शूटैन ही लेकर आती, तो ये तो एक यूजलेस सिक्योरिटी गार्ड की वाइफ है ना। फिर वो कहती है वैसे इसके बारे में सोचा जाए तो ये सच ही है। शूटैन उस स्टोन को स्मेल करती है और शूटैन के पास ही फेंक देती है। पूछती है तुम्हारे हस्बैंड ने ये चीज़ कहाँ से चुराई है? तुम गिफ्ट देने के लिए चोरी की चीज़ों का इस्तेमाल क्या करती हो? तुम क्या चाहती हो कि सू फैमिली जेल चली जाए? तुमको कोई शर्म है या फिर नहीं है? स्टेप मम कहती है बाहर निकल जाओ यहाँ से। शूटैन कहती है कि यूजिन तुम भड़काओ मत, इसीलिए वो गिफ्ट है जो वो मैं ग्रैंड माँ के लिए खुद से प्रिपेयर कर लाई थी। वो रोते हुए कहती है ग्रैंड माँ प्लीज़ इनकी बातों पर भरोसा ना करें। ग्रैंड माँ भी कहती है हाँ बेटा मैं जानती हूँ। यूजिन ग्रैंड मॉम की बाजू पकड़कर कहती है तुम्हें सही और गलत में फ़र्क नहीं पता क्या? तो निठल्ला पति इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट कैसे ला सकता है? ग्रैंड मॉम उससे कहती है तुमने बताया था ना कि तुम्हारी टोज में कुछ प्रॉब्लम है। शूटैन की स्टेप मॉम उसको उठाने लग जाती है और कहती है तुम जैसे पर्सन को तो अभी की अभी शू फैमिली से निकल जाना चाहिए। वो उसको घसीट कर लेकर जा रही होती है तभी वैंग कहता है रुको ज़रा मुझको कोई बात याद आई है। अरे चेयरमैन ने एक ओल्ड लेडी के लिए गिफ्ट ऑर्डर किया था और वो भी एक रेयर स्टोन था। इस बात पर तो पूरी फैमिली हैरान हो जाती है और उस पत्थर को ध्यान से देखने लग जाती है। वैंग शूटैन से कहता है कि तुमने चेयरमैन की चीज चुराई है ना। स्टेप मॉम उससे कहती है शूटैन ये तुमने सू फैमिली का सामान चोरी किया। वो अपने सनीलो के पास जाकर कहती है सनीलो इस लड़की से तो हमारा कोई लेना देना है ही नहीं, हमें ये बात आपके चेयरमैन से एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। उससे कहना है कि वो अपना गुस्सा शू फैमिली पर ना निकाले और वो कहता है कि मदर इन लॉ डोंट वरी मैं सू फैमिली के साथ हूँ। ये बात रिटर्न में देकर सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से, लेकिन आप लोगों को शूटैन को मुझे हैंड ओवर करना होगा जिसको मैं चेयरमैन के सामने अपोलोलाइज के तौर पर लेकर जा सकूँ। इनके मन में चल रहा होता है कितनी सुंदर ब्यूटी तो मेरे हाथ में आ जाएगी जिसके साथ मैं खेलने के बाद उसको चेयरमैन को हैंड ओवर कर दूंगा। ये तो मनी और ब्यूटी का कॉम्बिनेशन है। वैग शूटैन को जोर से उठा लेता है, उससे अपना हाथ छुड़ाने लग जाती है और कहती है मैंने कुछ नहीं चुराया, मैं नहीं जाऊंगी। और ग्रैंड मॉम भी कहती है प्लीज़ छोड़ दो इसे। चेन भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है तुम हमारी शू फैमिली को मरवाना चाहती हो क्या? एक दूसरे से चीना चपटी में सभी लोग अलग अलग जगह जाकर गिर जाते हैं। चैन कहती है कि ओ मेरी बेली अगर मेरे चाइल्ड को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, इसकी कीमत तुम्हें अदा करनी पड़ेगी। शूटैन उसके पास आती है और कहती है सॉरी मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। यूजिन तो खड़ी होती है और बदतमीजी दिखाते हुए उसे स्लैप तक मार देती है और उसको वापस से नीचे गिरा देती है। कर्ज करते हुए उसके बाल पकड़ते हुए उसको फिर से पटक देती है। कहती है कि तुमने मेरी बैली में पॉप किया है। शूटैन कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं था। पर वैंग कहता है कि यूजिन की बैली में जो चाइल्ड है ना वो तो हमारी फैमिली का ट्रेजर है, इससे कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी ग्रैंड मॉम बीच में आ जाती है और कहती है नहीं। तभी स्टेप मॉम बीच में आ जाती है और कहती है तो बूढ़ी तू इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो अपनी ग्रैंड डॉटर में फ़र्क करना भी नहीं आता है। तुझे सबक सिखाने के लिए मुझे पहले जैसे सजा देनी पड़ेगी। फिर शूटैन के स्टेप मॉम के पास आ जाती है और कहती है ग्रैंड मॉम को कुछ मत करो और मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तभी यूजिन शूटैन से कहती है अभी तक मैं तेरे साथ बहुत ही ज़्यादा काइंड बिहेव कर रही थी लेकिन अब तुझे मारना ही पड़ेगा। और वो उसको हिट करने के लिए आगे बढ़ती है। शूटैन उसको रोकते हुए कहती है मैं भी प्रेग्नेंट हूँ और मेरी स्टमक में दर्द हो रहा है। वो दर्द के मारे कर्राते हुए बैठ जाती है। जिन कहती है ये तो बहुत ही फ़नी है, क्या 50 साल के सिक्योरिटी गार्ड के बच्चे भी हो सकते हैं या फिर इसने किसी को चुरा लिया होगा। बाद में फिर वो कहती है ये कितना ज़्यादा दुखी की बात है ना कि एक ग्रैंड मॉम भी डॉग हाउस में रहेगी और डॉग फूड ही खाएगी। इसके बाद शूटैन घबरा जाती है और कहती है अगर तुम लोग प्रॉमिस करते हो कि तुम ग्रैंड मॉम को और मेरे चाइल्ड को कुछ नहीं करोगे तो जो तुम कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। यूजिन कहती है ठीक है नील डाउन हो जाओ और अपोलाइज करो। शूटैन रोते हुए कहती है मैं तुम्हारे सिस्टर हूँ और मैं इस वक्त प्रेग्नेंट भी हूँ, मैं नील डाउन होकर अपोलोलाइज कैसे करूँ। ग्रैंड मॉम रोते हुए कहती है कि तुम्हारी ग्रैंड मॉम अब ओल्ड हो गई है और वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगी। मेरी वजह से तुम हमेशा इन लोगों से इंसल्टेड होती आई हो, अब तुम्हें जाना चाहिए। पर यूजिन कहती है बुढ़िया तो चुप कर, एक शब्द भी बोलने की हिम्मत ना करना, मैं बेसमेंट में भेज दूंगी वरना तुझे। तभी स्टेप मॉम टाउ से कहती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है एक डॉग को अवेंडेड होना चाहिए। शूट आउट नील डाउन हो जाती है और ग्रैंड मॉम से कहती है प्लीज़ मत करो ऐसा। ऐसे कह रही थी तभी यूजिन उसको अपनी लात मारते हुए कहती है
ज़रा जल्दी कर। और शूट आउट लंगड़ाने लग जाती है। ग्रैंड मॉम रोते हुए कहती है, ग्रैंड मॉम भी हर्ट हो रही है बेटा, और चली जाओ, कभी वापस मत आना यहाँ पर। चेन कहती है कि तुम क्या माफ़ी मांगना भूल गई हो, क्या मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा। फिर शूडाउन खुद को स्लैप मारते हुए कहती है, सॉरी मैं अंधी थी, मैंने तुम्हारा स्टमक हर्ट कर दिया। सीन कहती है, ऐसी माफ़ी मांगी जाती है। तभी शूडाउन खुद को बहुत सारे स्लैप मारने लग जाती है। ग्रैंड मॉम ये देखकर काफ़ी रो रही होती है और बाकी सबको मचा आ रहा होता है। शूडाउन कहती है कि मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैं गलती, प्लीज़ ग्रैंड मॉम के साथ कुछ भी मत करो। पर ये सब कुछ चल ही रहा होता है। तभी वहाँ पर यूजिन की एंट्री होती है। वो शूटाओ को ऐसी हालत में देखकर उसके पास जाता है, उसे पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? जिस किसी ने भी मेरी वाइफ को, मेरे चिल्ड्रन को टच किया है ना, उसको मैं मार दूंगा। बस स्टेप मॉम पूछती है, तुम कौन हो, तो तुम आई कहाँ से हो? तभी यूजिन कहता है कि मुझे पुश करने की हिम्मत कैसे की, मुझ तुम्हें पता भी है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और वो बेबी यन ग्रुप के मैनेजर का। अगर चाइल्ड को कुछ भी हो गया ना तो तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगी। पर यूजिन कहता है कि यन ग्रुप का मैनेजर, उसने सब कुछ करने की हिम्मत कैसे की। तभी उसका ध्यान शूटैन पर जाता है, जिसके पेट में दर्द हो रहा होता है, और शूटैन उससे कहती है कि हमें बेबी को बचाना होगा। वो कहता है, ठीक है वाइफ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। और वो उसको उठाने लगता है। शीचैन उसका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। शीचैन उससे कहता है कि गेट लॉस्ट। वो भड़कते हुए कहता है, अगर शूटैन को और हमारे बेबी को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। शूटैन कहती है, हस्बैंड तुम्हें आने में बहुत देर हो गई। यूजिन शूटैन से कहता है कि आई एम सॉरी सू, मैं तुम्हें सही तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। शूटैन कहती है कि कोई बात नहीं, एटलीस्ट मेरे पास मेरी ग्रैंड मॉम तो है ना। आज मेरी ग्रैंड मॉम का बर्थडे भी है, बट मैंने ये सब कुछ एक्सेप्ट नहीं किया था। यूजी ग्रैंड मॉम की तरफ देखता है और कहता है, थैंक यू ग्रैंड मॉम, इतने दिनों के लिए शूटैन का ध्यान रखने के लिए। तुमने वाकई में काफ़ी कुछ हार्ड वर्क किया और काफ़ी कुछ झेला है। सॉरी आपकी बर्थडे पार्टी को इंटरप्ट करने के लिए। यूजिन कहती है कि तो तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। अगर शूटैन प्रेग्नेंट है भी तो एक पोवरमैन के साथ में। स्टेप मॉम भी कहती है, अगर शूटैन प्रेग्नेंट भी है तो वो एक ग्रैंड थिंग बनेगी, पर मेरी बेटी के जैसे थोड़ी ना। जहाँ पर यूजी कहता है कि तुम क्या कह रही हो कि शू फैमिली के लिए शेम लेकर आएगा वो बेबी, ये चाइल्ड गॉड का गिफ्ट है मेरे लिए। जिन कहती है कि तुम्हें चाइल्ड करने में डिफ़िकल्टी होती है ना, और इस पर तो सब लोग हंसने लग जाते हैं। ये रूमर्स फैलानी बंद कर दो कि तुम यन फैमिली से हो। पर वो कहता है, अगर मैं कहूँ कि मैं यन फैमिली से ही हूँ तो यहाँ पर सब लोग हंसने लग जाते हैं। सूचिन कहता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा फनी है, किसी को भी नहीं पता है कि यहाँ पर शूटैन तो एक 50 साल के बूढ़े से शादी करके बैठी है। यूजिन उससे कहता है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है ना, तुम ऐसे 50 साल के लग नहीं रहे हो, तुम हो कौन? पहले वो कुछ कहता, तभी वहाँ पर वो कह देती है कि शायद से तुम वही हो जिसके साथ में यहाँ पर ये हुकअप करती है। इस पर तो मोम कहती है, तुमने तो शू फैमिली की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। पर डैड और मोम दोनों उस पर भड़कने लग जाती है। मोम तो शेम करने लग जाती है और कहती है, इस लड़की को तो मुझे सबक सिखाना पड़ेगा। तभी वो उसको हिट करने वाली होती है। तभी यूजी उनको रोक देता है और कहता है, मैं देखता हूँ किसकी इतनी हिम्मत है जो मेरे लोगों को टच करेगा, उसे जो भी टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। फिर वैंग कहता है कि जब वो मीटिंग रूम के पास से गुजर रहा था तब उसने सेम ऐसा ही डायलॉग सुना था। वो सोचता है, ये साउंड तो कुछ फैमिलियर लग रहा है, शायद ये चेयरमैन तो नहीं। जिन कहता है कि तुम हमें मार दोगे, यहाँ पर प्रिटेंड करना बंद कर दो। फिर वैंग उससे कहता है, रुक जाओ, शायद से चेयरमैन ही है। जिस पर स्टेप मॉम और यूजी कहते हैं, क्या? यूजी कहती है कि यह तो एक यन ग्रुप का चेयरमैन इस शो टेंट पर कैसे फिदा हो सकता है। वैंग तो उसका मुंह पकड़कर उसे चुप कराने लग जाता है। कहता है कि चुप हो जाओ, नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे। स्टेप मॉम तो एकदम से पलट जाती है और कहती है, हमारे सनीलों को देखो ना, ये क्या हो गया, ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है। इसने हम सबको कंफ्यूज कर दिया था और इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। वो मिसअंडरस्टैंडिंग कहकर हंसने लग जाती है, ठीक ही करके। तब वैंग के पास उसके कज़न की कॉल आ जाती है। वो उसे कहता है, चेयरमैन ने मुझे किसी पर्सन को गिफ्ट डिलीवर करने के लिए कहा था जो शायद किसी गलत पर्सन के पास पहुंच गया है। क्या तुम मेरी मदद कर दोगे उसको सही पर्सन तक पहुंचाने में? जिस पर उसका कज़न बताता है, असल में चेयरमैन की वाइफ के ग्रैंड मॉम का आज बर्थडे है। फिर बैंक पूछता है कि तुम चेयरमैन की वाइफ की ग्रैंड मॉम का गिफ्ट डिलीवर करोगे? उसका कज़न बताता है कि हाँ, क्योंकि चेयरमैन तो बिजनेस ट्रिप पर गई है। हाँ, चेयरमैन ने तुम्हारा पर्सनल प्रमोशन भी अरेंज करा दिया है,
तुम्हारा ब्राइड फ्यूचर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये सुनकर तो वैंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ये भी कहता है कि क्या चेयरमैन सिटी में नहीं है। इधर यूजी अपनी वाइफ टैंक से कहता है कि चलो हम चलते। तभी वैंग उससे कहता है कि तुम लोग यहीं रुक जाओ और वो उसको कहता है कि तुम कितने बोल्ड बॉय हो, तुमने चेयरमैन होने का प्रिटेंड किया। ऑलमोस्ट मुझे ये रियलाइज हो ही गया था कि तुम चेयरमैन हो। सीन कहता है कि मैं प्लान कर रहा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन तुम श्योर हो गए हो कि तुम खुद को ख़त्म कराना चाहते हो। फिर वैंग कहता है कि तुम अभी भी प्रिटेंड क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता भी है कि अभी मुझे किसकी कॉल आई थी। वो मेरा कज़न है और वो भी हेडक्वार्टर का लीडर है। अभी मुझे फ़ोन पर बताया गया है कि चेयरमैन तो सिटी में है ही नहीं और वो जाने से पहले मेरे प्रमोशन तक करके गए हैं। ये बात तक सुनकर तो स्टेप मॉम और स्टेप डैड तो और यूजी खुश हो जाते हैं। चेयरमैन ने तो गिफ्ट अरेंज करने का दूसरा ही तरीका निकाल रखा था। तभी यूजी की मॉम कहती है और मेरे सन इन लॉ के पास कितनी कितनी एबिलिटी है, फेक लोगों की तरह नहीं है जो सिर्फ बड़े होने का प्रिटेंड करते। यूजी कहता है मुझे अब्रोड आज बिजनेस ट्रिप के लिए जाना था क्योंकि टैंक की ग्रैंड मॉम का आज बर्थडे था, इसीलिए मैंने एक दिन के लिए उसको पोस्टपोन करा दिया। रही बात तुम्हारे प्रमोशन की, तो वो मैंने अरेंज किया था। अगर मैं तुम्हें प्रमोशन दे सकता हूँ तो ऑफकोर्स मैं उसे वापस भी ले सकता हूँ। वैंक अपने मन में सोच रहा था मुझे तो डर लग रहा है, इसका ऑरा तो चेयरमैन से भी ज़्यादा खतरनाक है। सिन कहती है कि तुम अभी भी प्रिटेंड क्यों कर रहे हो, और वो अब्यूज़ करते हुए कहती है ये तो बहुत ही ज़्यादा रियल बनता जा रहा है। ये यन ग्रुप के लोग यहाँ पर आते ही होंगे, देखते तुम्हारे पास कितनी लाइफ रही है। और वो कहता है कि ठीक है, यन ग्रुप के लोगों के आने तक का इंतज़ार कर लेते हैं। तुम्हारी मौत मेरे बॉटम में ही है और मैं पूरी की पूरी सू फैमिली को बर्बाद करके रख दूंगा। स्टेप मॉम कहती है तुम कितने फूल हो, मुझे तो लगता है तुम बिल्कुल पागल, तुम बिल्कुल फेक हो और मैं तुम्हारे साथ आर्गू नहीं करना चाहती हूँ। एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि तुम शू फैमिली को कर्ज करोगी। तो शूजिन कहती है कि क्या पॉइंट है इस पर्सन से आर्ग्यू करने का। तो वो यूजी को एक थप्पड़ भी लगा देती है, पर यूजी को तो गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की। इस पर तो यूजी उसको एक और थप्पड़ लगा देती है और कहती है अगर मैंने तुम्हें मारा तो इसमें गलत क्या है, मैं देखती हूँ कि तुम प्रेटी लड़के हमारे साथ क्या कर लोगे। हम देखते हैं शूटैन अपने पति का गाल सहला रही होती है, कोई आवाज़ लगा रहा होता है। यन ग्रुप के चेयरमैन ने ओल्ड लेडी के लिए गिफ्ट भिजवाया है। हम देखते हैं बहुत सारे गार्ड्स ट्रे में रखे हुए गिफ्ट्स लेकर आ जाते हैं। यूजिन ग्रैंड मॉम को उनके बारे में बताते हुए कहता है ये सारे के सारे गिफ्ट आपके लिए हैं, इनकी वैल्यू मिलियंस में है। ये सारे गार्ड कहते हैं ओल्ड लेडी हम आपकी लंबी उम्र की कामना करते हैं और उनको एक साथ झुककर ग्रीट भी करते हैं। मॉम को सोचाती है और कहती है शूटैन से तुम्हारी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, ये जानकर मुझे काफ़ी सुकून मिला। जी सोच रही होती है कि इस लड़के को इतनी सारी चीज़ें कैसे मिल गई और वो अपने पति से हल्की आवाज़ में पूछती है कहीं ये तो यन ग्रुप का चेयरमैन तो नहीं है ना। फिर शूटैन कहती है अब तो तुम लोगों को पता चल गया ना। तभी स्टेप फादर खुद को हल्का सा थप्पड़ मारते हुए आउच करते हैं। ब्लेम कर रहा था मैं तो बिल्कुल अंधा हो गया था और मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टैंड कर लिया। मोम भी अपना रंग बदलते हुए कहती है कि हमारा सन इन लॉ तो कितना ज़्यादा अच्छा है, इतनी यंग एज में चेयरमैन बन गया। वैंग तो अपना पसीना पूछ रहा होता है क्योंकि उसकी तो हवा टाइट हो गई होती है। तभी स्टेप मॉम कहती है शूटैन तुमने इतने अच्छे हस्बैंड से शादी करी है और तुम उसको कभी घर पर नहीं लेकर आई। तभी वहाँ पर एक वोन चैन नाम का आदमी आ जाता है और वो कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन ओल्ड लेडी। तभी वैंग खुश होते हुए कहता है कज़न तुम आ गए। डैड कहते हैं कि मिस्टर चैंग आप स्पेशल गेस्ट है, आइए बैठिए। पर वो कहता है कि नहीं मैं तो यहाँ पर बस गिफ्ट देने के लिए आया था। ये VIP तो शू फैमिली से सन इन लॉ है। जिस पर तो स्टेप मॉम कहती है कि हाँ जी हाँ, मेरी दोनों बेटियों ने बहुत ही अच्छे लड़कों से शादी की है। और चैंग कहता है कि इन सबको तो चेयरमैन ध्यान रखेंगे और शो फैमिली तो बुलंदियों पर होगी आगे के सालों में। चैंग कहता है कि वैसे चेयरमैन कहाँ पर है, वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। स्टेप डैड कहते हैं वो तो यहीं मौजूद है और वो यूजी की तरफ इशारा करते हैं। पर यूजी चैंग को देखता है तो उसको वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाता है। डैड पूछते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे को कैसे नहीं जानते हो। तो चैंग कहता है ये है कौन, मैं इसको नहीं जानता हूँ। स्टेप मॉम कहती है कि प्रेटी लड़के तुमने हमें फिर से धोखा दिया। यूजी कहती है कि मैं तो जानती ही थी कि ये चेयरमैन हो ही नहीं सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रहा है बस इसीलिए क्योंकि मेरा हस्बैंड वैंग है इतने सारे गिफ्ट लेकर आया। मुझे तो लगता है कि इसके पास एक चवन्नी भी नहीं है। डैड भी गुस्से से कहते हैं कि इतनी छोटी उम्र का आदमी इतना वैल्यूबल कैसे हो सकता है। समझ में आ गया कि तुम सिर्फ प्रिटेंड कर रहे थे। तब मॉम कहती है कि इससे हमारा अच्छा सन इन लॉ तो बनना ही होगा, इतना बड़ा ओकेजन जो है। इस पर वैंग कहता है मुझे इससे कंपेयर ना करो, चेयरमैन को कह सकते हो कि वो 10 मिलियन की गिफ्ट
गिफ्ट दे दे, लेकिन अगर ये हार्ड वर्क भी करेगा ना तभी भी गटर का कीड़ा ही रहेगा। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लग जाता है, पर यूजी कहता है कि तुमने मुझे आज तक नहीं देखा क्योंकि तुम क्वालिफाइड ही नहीं थे। अब मैं तुम्हें अपॉर्चुनिटी देता हूँ, बेवकूफ़ अपनी आंखें खोलो और अच्छे से देखो, देखो मैं कौन हूँ। चिर कहती है कि तुम अभी भी क्यों प्रिटेंड कर रहे हो, तुम्हें मरना है क्या? और कहती है मिस्टर चैंग, आप चेयरमैन से कॉन्टेक्ट क्यों नहीं करते हैं, धोखेबाजों को तो सजा मिलनी चाहिए। जिस पर चैंग कहता है कि तुम दोनों स्कैम करना बंद कर दो, चेयरमैन और उनकी वाइफ होने का प्रिटेंड कैसे कर सकते हो, अब तो तुम्हारी खैर नहीं। वो फिर किसी को ऑर्डर देता है, तभी यूजी उसको रोकता है और एक कॉल लगाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें ग्रैंड मॉम को गिफ्ट देने के लिए कहा था कि तुमने किसी इडियट को भेज दिया। यूजी कहती है कि अभी भी ये प्रिटेंड ही कर रहा है। जी कह रहा होता है कि 5 मिनट के अंदर यहाँ पर आ जाओ। क्या है कि यूजी का फ़ोन छीन लेता है और कहता है इसे यहाँ दो, तुम अभी भी प्रिटेंड क्यों किए जा रहे हो, लगता है आज तुमने अपनी मौत को बुलावा दिया है। और ये कहते हुए वो यूजी का फ़ोन फेंक देता है और ऑर्डर देता है इन लोगों को बहुत ही मारो और इनको नील डाउन करवा दो। दूसरी तरफ यहाँ पर यूजी सेक्रेटरी को देखते हैं, वो कहता है ओ लगता है चेयरमैन के साथ में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर हुई है। वो गार्ड से कहता है कि हमें यहाँ यंग लेडी के पेरेंट्स के घर पर जाना होगा। दूसरी तरफ हम शो फैमिली का घर देखते हैं जहाँ पे यूजी की जमकर पिटाई हो रही होती है। फिर चैंग कहता है कि तुम अपना सर उठाओ और माफ़ी मांगो। ये देखकर तो स्टेप मॉम और यूजी तो हंसने लग जाते। तभी यूजी कहता है कि तुमने मुझे नील डाउन करवाया, तुम तो बिल्कुल बेरहम इंसान हो। चैंग उसको मुँह पकड़ लेता है और कहता है आज मैं तुम्हें बताऊँगा मेरे पास क्या क्वालिफिकेशन है। देखते हैं शूट एंड को भी गार्ड पकड़ कर रखते हैं और वो कह रही होती है कि हस्बैंड को क्यों मार रही हो। वो यूजी के पास आकर उसको पकड़ लेती है और कहती है मेरे हस्बैंड को टच मत करो, हमारी कंपनी के लोग जल्दी आते होंगे, तुम लोग रिग्रेट करोगे तब वो आएंगे। उसको कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे पास मत आओ, यहाँ से जाओ, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। सू टैंग कहती है आई एम सॉरी, ये सारा का सारा मेरा फॉल्ट है, मेरी वजह से तुम्हें इतनी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। मैंने तुम्हें अपने साथ आने के लिए फोर्स ना किया होता तो तुम्हारा ऐसा हाल ना होता। वो कहता है कि टैन तुम रो मत, सब लोगों को इसकी कीमत चुकानी होगी। पर वो लोग हंसने लग जाते हैं और कहते हैं अरे हम तो डर गए, इन लोगों की तो जोड़ी ऐसी लगती है जैसे ऊपर से बनकर आई हो एक अंधा एक घोड़ी। चैंग शू टैंग के बाल पकड़ लेता है और उसको खींचने लग जाता है। यू चैन कहता है उसे छोड़ दो, नहीं तो मैं मेक श्योर करूँगा कि तुम्हारी जान जाती है। चैंग कहता है कि मैं इसे टच करने का ही ट्राई नहीं किया है, इसके पहले में जो बच्चा है ना मैं उसे भी मार दूंगा। पर यूज घबरा जाता है और कहता है तुम ऐसा नहीं करोगे, वो नील डाउन होने के लिए होता है। तभी शूट है उससे कहती है हस्बैंड ऐसा मत करो। वो उसकी नहीं सुनता है और वो नील डाउन हो ही जाता है। शूट को तो ये सब कुछ देखकर काफ़ी बुरा लग रहा होता है, बाकी सब लोग बातों का मजाक उड़ा रहे होते हैं। शूट रो रही होती है इंक्लूडिंग हर ग्रैंड मॉम और यूजी तो अपना सर जमीन पर रख देता है और चैंग तो उसको लात भी मार देता है और कहता है तुम बिल्कुल क्रेजी हो गए थे, अब मैं तुम्हें अच्छे से पागल कर देता हूँ। शूट चैंग का हाथ पकड़ लेती है और कहती है मैं तुमसे बैक करती हूँ, जो कुछ करना है मेरे साथ करो, मेरे हस्बैंड को छोड़ दो। फिर वो उसको झटक देता है। यूजी कहती है कि ये इस प्रीटी बॉय को छोड़ने के लिए कह रही है, ये इम्पॉसिबल नहीं है। सबके सामने तुम खुद को 10 बार थप्पड़ मारो और कह दो कि तुम एक चीटेड करने वाली डॉग हो, तुम्हारा ये जो बच्चा है ना वो भी लावारिस है। चैन कहती है मैंने चीट नहीं किया है, मेरी बहली में जो बच्चा है ना वो भी कोई लावारिस नहीं है। चैंग तो यूजी के शोल्डर पर अपना पैर रेस्ट कर देता है और कहता है तुम ये डिजर्व करते हो। ये कहकर तो वो हंसने लग जाता है। हम देखते हैं शूट खुद को थप्पड़ मारना शुरू कर देती है और कहती है मैं एक डॉग हूँ, मेरी बैली में जो बच्चा है वो भी लावारिस है। ये सब कुछ देखकर यूजी और ग्रैंड मॉम को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। यूजिन को गार्ड फिर से मारने लग जाते तो शूटन आकर उसको संभालती है। एंड मॉम जब शूटन को बचाने के लिए जा रही होती है तब उसकी स्टेप मॉम उन्हें रोक लेती है और कहती है अगर तुमने मरना नहीं है तो निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारा ये बर्थ डेट एनिवर्सरी जल्दी तब्दील हो जाएगी तुम्हारी डेथ एनिवर्सरी में। ग्रैंड मॉम अपने बेटे से कहती है कि प्लीज़ मेरे लिए एक फेवर कर दो, इस चाइल्ड को यहाँ से जाने दो। बस स्टेप मॉम कहती है बकवास करना बंद कर दो, अपनी मौत को बुलावा दे रही हो तुम आज। तब हम यूजी को देखते हैं जो कि बेहोश हो गया था। वैन चैंग से कहता है कि मेरे कज़न आज तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, तो चेयरमैन होने का प्रिटेंड कर रहा था ये लड़का, इसको अच्छा सबक सिखाया तुमने, इसकी अच्छी धुलाई की है, जिसके बाद में चेयरमैन को हम हैंड ओवर कर देंगे इसको। उसके बाद चेयरमैन इतने ज़्यादा खुश होंगे कि वो हमारी प्रमोशन के ऊपर प्रमोशन करते रहेंगे। पर चैन कहता है कि तुम कितने ज़्यादा थॉटफुल हो। फिर उसकी नज़र वहाँ पर पड़े हुए एक ब्रोच पर जाती है। चैंग उसको उठाता है और चैंग भी उसको देखकर हैरान हो जाता है और कहता है ये तो एक्सक्लूसिव बैच है ना, वो भी यन ग्रुप का। फिर
अपने अप्रोच से उसको कंपेयर करता है और वह कहता है कि कहीं ये प्रीटी बॉय सच में चेयरमैन तो नहीं है ना। स्टेप पेरेंट्स की तो हवा टाइट हो जाती है। चैंग कहता है कि मैंने इतने टाइम तक यन ग्रुप में काम किया है और मुझे तो सिर्फ सिल्वर बैच ही मिला है। ये लड़का तो इतना ज़्यादा यंग है, इसके पास गोल्डन बैच कैसे हो सकता है? ये तो सिर्फ हाई कमांड लोगों को दिया जाता है और ये बैच तो कोई अपनी ज़िंदगी भर भी नहीं ले सकता है। फादर कहते हैं ये इतना ज़्यादा अहमियत रखता है, इसका मतलब सही में ये यन ग्रुप से तो नहीं है ना। स्टेप मॉम कहती है अगर चेयरमैन नहीं भी है तभी भी ये बहुत ही बड़ी पोस्ट पर है। ये तो इनक्रेडिबल बात है। देखते हैं यूजी भी कॉन्शियस हो गया था और शूट एंड उसको संभाल रही होती है। स्टेप मॉम डरते हुए कहती है अब हम लोगों का क्या होगा? स्टेप फादर कहते हैं ओ माय गॉड मेरे सन इन लॉ, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई? स्टेप मॉम कहती है ये सब कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो गया है, हम लोग तो एक फैमिली है ना, प्लीज़ हमारे साथ आर्ग्यू मत करना। जी कहती है कि मेरे ब्रदर तो एक बड़े इंसान है जिन्होंने ये सब कुछ तहस नहस कर दिया। फिर वो कहती है सॉरी ब्रदर इन लॉ। विंग कहता है कि सॉरी ब्रदर इन लॉ, मैंने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया था कि आप हमारे ग्रुप के सीनियर एग्जीक्यूटिव होंगे। यूजिन कहता है कि तुम सब लोग मौके का फ़ायदा उठाने वालों में से कमज़ोरों पर वार करते हो और ताकतवरों से डरते हो। तुम लोगों से बात ही नहीं करनी, मुझे कोई और ही इस मामले को आकर सेटल करेगा। यूजी कहती है कि कम ऑन ब्रदर इन लॉ, ये सब कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो गया है। जिस पर शूट एंड तो स्माइल कर रही होती है। जी खुद को हल्के से थप्पड़ मारकर कहती है सिस्टर मेरे से गलती हो गई है, देखो ना अभी भी हम एक फैमिली है। ब्रदर इन लॉ से बोलो ना कि वो शो फैमिली के मेंबर है और ऐसे शो फैमिली को बर्बाद होते हुए तो नहीं दे सकते हैं ना। यूजी कहता है ये सब कुछ इस फैमिली के मेंबर्स इसको हार्म पहुंचा रहे थे, तब तुमने नहीं सोचा कि ये हमारी फैमिली मेंबर है। जब मॉम कहती है कि हम लोग तो सिर्फ मजाक कर रहे थे और फ्यूचर में हम खुद को बदलेंगे, फिर कहती है कि डेफिनेटली बदलेंगे, हम बहुत ही अच्छे इंसान बनेंगे, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। ग्रैंड मॉम उन दोनों के पास आ जाती है और कहती है मुझे अगर पता होता है कि सब कुछ होगा तो मैं कभी भी ऐसा नहीं होने देती। ग्रैंड मॉम कहती है अच्छा ठीक है अब तुम लोग जाओ। फिर चैंग कहता है कि एक मिनट रुको, ये बैच तो फेक है। फिर स्टेप डैड कहते हैं कि क्या ये बैच फेक है? यूजी भी थोड़ा राहत की सांस लेता है। यंग बताता है कि रियल बैच के मिडल में रूबीज नहीं होते हैं, वो बैच को ज़मीन पर फेंक देता है। स्टेप मॉम कहती है कि तुमने हमें फिर से धोखा दिया, सही में ये लोग तो उल्लू बनाने के लिए फेक बैच तक ले आए, क्या ट्रिक है? यूजी कहती है कि शूट एंड तुम तो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट हो, कितनी आसानी से तुम बार बार हमारी फैमिली के साथ ट्रिक खेल रहे हो। वो कहता है कि शो फैमिली देखो ये तो एक बहुत ही बढ़िया है, इस लड़के ने सीनियर एग्जीक्यूटिव होने का प्रिटेंड किया, यहाँ तक कि इसने बैच को भी फेक कर दिया, मुझे कंपनी में रिपोर्ट करनी होगी। फिर स्टेप मॉम कहती है कि हमारी फैमिली को कुछ नहीं होना चाहिए, ये हमारी कुछ नहीं लगते हैं। वैंग भी कहता है कि कज़न हाँ ऐसा मत करना। जी भी कहती है कि हाँ मेरी सिस्टर का मेरी फैमिली से कोई वास्ता नहीं है। उसके फादर भी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है ये, और शू से कहते हुए कि अब से तो शू सरनेम का इस्तेमाल कभी नहीं करूँगी, इस लड़के को भी अपने साथ लेकर इस घर से निकल जाओ। यूजी बताता है कि ये चेयरमैन का बैच है, बिकॉज ये तुमने कभी नहीं देखा होगा कि जिस किसी ने भी तुम्हें परेशान किया वो तो ये इडियट है, इनका तो शू फैमिली से कोई मतलब है ही नहीं। वो कहता है कि हाँ कज़न प्लीज़ इन आउटसाइडर को हमसे ना जोड़ो। चैंग कहता है अगर ये आउटसाइडर है तो दूसरे वाले का क्या, आज मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आज तो ये फैमिली पूरी मरेगी। स्टेप मॉम कहती है हम कह रहे हैं ना कि हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हमने तो इससे सारे रिश्ते ख़त्म कर लिए। तभी डैड शूट एंड से कहते तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है क्या? तुम हमेशा से सो फैमिली को हार्म करती आई हो, हमें ब्लेम मत करना, हम तुम्हारे साथ इतना क्रूल क्यों है और तुमसे हम रिश्ता क्यों तोड़ रहे? पर ग्रैंड मॉम कहती है कि तुम लोगों को कोई कॉन्शियस नहीं है क्या? सूट एंड तो बचपन से ही कितनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग रही है, तुम लोग सिंसियरली हो गए थे तब सूट एंड ही पार्ट टाइम जॉब करके पैसे लाया करती थी। स्टेप मॉम कहती है तो क्या हो गया, बच्चे घर का काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वो कहती है कि शूट एंड मैं तुम्हें बता रही हूँ अब से तुम सू फैमिली की कुछ नहीं लगती हो, तुम एक ब्रिज के अंदर बैठकर भूखी मरना। शूट एंड कहते तुम ये जताना चाहते हो ना कि तुमने मुझे बड़ा किया और सपोर्ट करते आए हो आज तक, तुम होश में भी हो कि तुम लोग क्या बोल रहे हो? सालों तक मैं सो फैमिली में रही हूँ, तुमने तो बस एक टुकड़ा दिया है मुझे, वो तो मेरी शादी एक अच्छी फैमिली में हो गई और मेरा हस्बैंड मेरा इतना ध्यान रखता है। स्टेप मॉम कहती है तो तुम जताना क्या चाहती हो, हमने तुम्हें फोर्स थोड़ी ना किया था यहाँ पर आने के लिए। शूट एंड कहती है कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है आप, अब मैं चाहती हूँ कि ग्रैंड मॉम मेरे साथ चले। बस स्टेप मॉम कहती है अच्छा तुम ये चाहती हो, हम ग्रैंड मॉम को देखते हैं। तो शूट एंड से वो कहती है कि शूट एंड मैं तो देखो अब बूढ़ी हो गई हूँ, तुम लोगों पर बस बर्डन बनकर ही रह जाऊंगी। पर शूट एंड और उसका हस्बैंड दोनों ही नाम में गर्दन हिलाते। शूट एंड कहती है ग्रैंड मॉम आप तो मेरी
सबसे फेवरेट पर्सन है, आपको एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहती हूँ मैं। यूजी भी इस बात पर गर्दन हिला देता है हाँ में। तभी यूजी शूटैन को एक फ़ाइल देता है, पर शूटैन कहती है अगर मैं शू फैमिली से अभी के अभी सारे के सारे रिश्ते तोड़ दूँगी तो मेरा उनसे फ्यूचर में कोई भी वास्ता नहीं होगा। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? पर वो कहते हैं शू फैमिली यन ग्रुप के साथ हुकअप हो गई है तो हम लोगों तो ऑफकोर्स अपर क्लास हो गई है और हमें कोई ज़रूरत नहीं है इस प्रीटी लड़की के साथ में इन्वॉल्व होने की। ये फैमिली का मिस फ्यूचर है। डैड भी कहते हैं ज़्यादा बातें करनी बंद कर दो, इस पर जल्दी से साइन कर दो। स्टेपमॉम कहती है खड़ी खड़ी क्या कर रही हो, क्या तुम्हें रिग्रेट हो रहा है? हमें फोर्स मत करो कुछ बुरा करने के लिए, जल्दी से इन पर साइन कर दो। और शूटैन भी उन पर साइन कर देती है और उसके हाथ से वो फाइल फिर वो ले लेते हैं और वो कहती है कि बहुत बढ़िया, सो फैमिली के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है आज से तुम्हारा। यैन ग्रुप वाले तो हमसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। स्टेप पेरेंट्स जब उस फाइल को देखते हैं तो शूटैन से कहते हैं कि कभी भी इस घर में आने की कोशिश मत करना, हम अब अपने घर में बैड लक नहीं चाहते। और स्टेप डैड भी उस फाइल को ले लेते और साइन कर देते। वहाँ पर सेक्रेटरी गार्ड्स को लेकर आ जाता है और कहता है किसने हिम्मत की यैन ग्रुप के चेयरमैन को हिट करने की। पर बैंक कहता है चेयरमैन एक बार फिर से इस परिवार की हवाइयाँ उड़ जाती है। पर बैंक कहता है ये तो एक फेक इंसान है। पर चैंग भी कहता है कि सेक्रेटरी लीन आपसे कुछ गलत फैमिली हुई है। सेक्रेटरी उसको एक थप्पड़ मार देता है बड़ी ज़ोर से और कहता है तुम हमारी पीठ पीछे खंजर घोंप रहे थे, चेयरमैन को भी नहीं पहचानते तुम। और वो बैंक के पास आ जाता है और कहता है तुम भी भाग रहे हो ना, क्या कहा था, ये सिर्फ प्रेटी बॉय है। वो बैंक को भी थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है। तो ये देखकर तो खुद बेखुद सब लोग नीचे गिर जाते। सेक्रेटरी बताता है असल में प्रेटी बॉय ही एक चेयरमैन है। जिन कहती है अब तो ये सब कुछ खत्म हो गया। तभी मोम फिर से अपने रंग बदल देती है और कहती है सर हमसे तो गलती हो गई, ज़मीन पर पसर जाती है वो। तभी सेक्रेटरी पूछता है कि चेयरमैन बताइए इन लोगों के साथ कैसे डील करनी है। जिस पर वो कहता है इन लोगों ने मुझे बहुत ही ज़्यादा डरा दिया था, इन लोगों को आज से ही मेरी सारी कंट्री से बैन कर दिया जाए। तो चैंग नील डाउन हो जाता है और कहता है मैं जानता हूँ मैं सच में गलत था। उसके पैर पकड़ लेता है और कहता है आप तो इतने बड़े आदमी हैं, आप तो छोटी छोटी लोगों को ऐसे माफ़ कर दिया करते हैं। जिन उसकी बात नहीं सुनता है और गार्ड से कहता है लेकर जाओ इसको यहाँ से। यूजी स्टेप फादर से कहता है तुम्हारी शू फैमिली बिल्कुल सेमलेस है, मेरी वाइफ को हिट किया और उसकी इंसल्ट भी की। ऑर्डर दे देता है कि इनको तो सिटी से डिसअपेयर कर देना चाहिए। फादर भी वहाँ पर नील डाउन हो जाता है। मॉम कहती है सनी लो प्लीज़ ऐसा ना करो, माफ़ कर दो हमें, हमारे ऊपर थोड़ा रैम खाओ। फादर भी कहते हैं प्लीज़ माफ़ कर दो। ग्रेट मॉम कहती है चलो हम यहाँ से चलते हैं। जीन और टैन सेक्रेटरी को इशारा करता है और वहाँ से चले जाते। हम देखते हैं शू फैमिली को जो कि काफ़ी बुरी हालत में होती है। अगले सीन में हम यूजी को देखते हैं जो ग्रैंड मॉम के साथ बाहर इंतज़ार कर रहा होता है और कहता है इतना ज़्यादा समय क्यों लग रहा है, अभी तक बर्थ हुआ क्यों नहीं। मॉम कहती है तुम परेशान क्यों हो रहे हो, डॉक्टर अभी भी अंदर है, मदर और चाइल्ड दोनों ही सेफ हो गए, तुम्हारा बेबी तो बहुत ही हेल्थी है। अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ आ जाती है और डॉक्टर बेबी को लेकर बाहर आ जाते हैं और कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा हुआ है। मोम बेबी को गोद में उठा लेती है और यूजी उसको देख रहा होता है और फिर वो टैंक के पास आ जाता है। टैंक भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी दिखाई दे रही होती है। जिन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है देखा हमारे बेटा तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है। फिर वो उसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है मुझे इतनी सुंदर फैमिली देने के लिए थैंक यू। फिर हम देखते हैं यूजी और उसके पेरेंट्स वहाँ पर नील डाउन करे हुए बाहर बैठे होते हैं, टैंक को आवाज़ लगाते हुए रहम की गुहार लगा रहे होते। उसके फादर कहते हैं मोम मैं तुम्हारा ही तो बेटा हूँ, तो मुझे ऐसे किसे बाहर छोड़ सकती हो। आवाज़ सुनकर यूजी कर्टन हटाकर देखता है बाहर क्या चल रहा है। स्टेप फादर तो यह भी कह रहे थे कि मुझे स्ट्रेक डॉग के साथ खाना छीनकर खाना पड़ रहा है, ऐसी हालत हो गई है मेरी। यूजी कह रही थी कि मुझे तो तुम्हारे बच्चे को खिलाना है। स्टेपम कह रही थी कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। ये सुनकर तो यूजी टैंक से पूछता है तुम बताओ तुम क्या चाहती हो, क्या मैं इन्हें छोड़ दूँ। टैंक पूछती है कि ग्रैंड मॉम आप बताइए आप क्या चाहती है। जिस पर ग्रैंड मॉम कहती है मैं तो हमेशा टैन की सुनती हूँ। टैन कहती है कि निकाल दिया जाए ना यहाँ से। अपने असिस्टेंट को कहता है वो कि जो लोग भी नीचे हैं उनको अरेस्ट करा दिया जाए, अब वो इस शहर में कदम भी ना रख पाए। ये बात बिल्कुल क्लियर है। इस बात पर यूजी टैंक के पास आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके पास बैठकर उसके क्लोज आ जाता है। इसी हैप्पी सीन के साथ में दोस्तों हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।